हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल केके ट्यूटर हब। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया था और उसको अच्छे से समझ लिया था। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल का वर्ड निकला है जिस फिजिक्स से, जिसका मतलब है जाहिरी अपीयरेंस, मतलब किसी चीज की शक्ल सूरत कैसी है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी मैटर की अपीयरेंस को स्टडी करते हैं। तो ब्रांच केमिस्ट्री की वो शाख जो स्टडी करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को और फिजिकल बिहेवियर को मैटर की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम उसको देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी चीज की अपीयरेंस से, मतलब जाहिरी शक्ल सूरत से रिलेटेड है। मींस उस चीज की स्टेट क्या होगी। स्टेट मतलब वो चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी कि वो क्रिस्टलाइन होगी या फिर अमोर्फस, यानी कोई बेरंगी शक्ल होगी। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो हमें ये बताती हैं कि कोई भी मैटर फिजिकली किस तरह दूसरी चीजों के साथ बिहेव करता है। यानी अगर हम उसको टेंपरेचर दे दें तो उसका क्या असर होगा टेंपरेचर का उस मैटर के ऊपर। लाइक मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो टेंपरेचर जिसके ऊपर कोई चीज मेल्ट हो जाती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और ये उसका फिजिकल बिहेवियर है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेंपरेचर जिसके ऊपर कोई चीज बॉइल होना शुरू हो जाती है, तो वो भी उसका फिजिकल बिहेवियर है कि टेंपरेचर के साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की। तो फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर सकते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से ही हमें इल्म होता है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह से मिलकर बना हुआ है। और दूसरी बात, हम फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। यानी जब मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसी तरह हम बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस को भी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यानी ये सारी चीजें किस तरह एक दूसरे से इंटरचेंज हो रही हैं। लाइक वाटर के एग्जांपल में, पानी जब फ्रीज होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, और जब बॉयल होता है तो वो वेपर्स की शक्ल में गैस की फॉर्म में आ जाता है। तो ये सारी चीजें भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वर्ड ऑर्गेनिक है उसका मतलब है थिंग्स दैट आर नेचुरल और रिलेटेड टू नेचर, मतलब ऐसी चीजें जो कुदरती तौर पर पाई जाए या उनका नेचर के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो, कोई ना कोई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेचुरली तौर पर पाए जाने वाले कंपाउंड्स की केमिस्ट्री होगी। यानी इसकी डेफिनेशन में क्या है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो स्टडी करती है कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हाइड्रोजन से और कार्बन कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जाए उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहा जाता है, और उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम नेचुरली अकरिंग किसी कंपाउंड से डिराइव करते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं, डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, तो इसकी मदद से हम एक और कंपाउंड बनाते हैं CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्योंकि हमने मीथेन से प्रिपेयर किया है और मीथेन नेचुरली अकरिंग है, तो क्लोरोफॉर्म मीथेन का डेरिवेटिव कहलाएगा, मतलब हमने क्लोरोफॉर्म को मीथेन से प्रिपेयर किया। क्लोरोफॉर्म आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि एक विक्टिम को एक रुमाल स्मेल करवाते हैं जिसकी वजह से वो विक्टिम बेहोश हो जाता है, जिसको किडनैप करना होता है। तो इसका मेडिसिन में और मेडिकल के फील्ड में बहुत ब्रॉड यूज होता है क्लोरोफॉर्म, लेकिन आप प्लीज किसी को मत सुंघाइएगा, ऐसा ना हो कि वो बेहोश होने की बजाय उठ ही ना पाए। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात याद रखने वाली है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कार्बन इज द किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोजन इज द क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग है और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वीन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से निकाल दें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि हर एक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं, और जब तक दोनों इकट्ठे नहीं होंगे कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों में, एक में कार्बन मौजूद है और दूसरे में हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने स्टडी किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। लाइक मीथेन गैस, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो मीथेन गैस तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड। और आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री, लेकिन हम हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं? तो इसका जवाब आपको 10th क्लास में मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर हम इसकी एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरी एक स्कीम पढ़ेंगे, पूरी एक हिस्ट्री पढ़ेंगे। वहां पे आपको इसका जवाब मिलेगा कि हम कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड जो है उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और उनकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जहां भी ऑर्गेनिक का लफ्ज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपके माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं अकरेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए कहां कहां जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली अकर करते हैं, मतलब कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, जिसको हम घरों में फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, मीथेन गैस होती है, ये नेचुरल गैस होती है, जेर जमीन पाई जाती है और इसको ड्रिलिंग करके पूरे प्रोसेस के जरिए पाइप्स के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। लाइक क्लोरोफॉर्म हमने CHCl3 की एग्जांपल पढ़ी थी, उसको हमने मीथेन गैस को यूज करके लैब में प्रिपेयर किया था। तो ये इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नेचुरली पाए जाने के अलावा उनको लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी फील्ड्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। लाइक पेट्रोलियम अब सिर्फ वो नहीं है जो हम पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज करते हैं। पेट्रोलियम एक किस्म का
का ऑयल है जो हम रॉक्स से निकालते हैं, इसको भी हम 10th क्लास के एक चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि पेट्रोलियम एक किस्म का ऑयल है जिसको हम मजीद डिफरेंट फ्रैक्शंस में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसको फिर अलग अलग हर पार्ट को यूज करते हैं। उसके अलग अलग यूजेस हैं, लेकिन उसका हर फ्रैक्शन बहुत ही यूजफुल होता है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोलियम से जो हम केमिकल्स निकालते हैं, जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन से, उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है और उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन या जो कंपनीज मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं उनको फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अल्कोहल को आप जानते होंगे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स की बात अगर हम ना करें तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। लाइक सैनिटाइजर्स आपने यूज किए होंगे कोरोना के टाइम में, तो उनमें मेजर कंटेंट अल्कोहल का ही होता है, क्योंकि अल्कोहल एज अ डिसइंफेक्टेंट भी काम करता है। इसके अलावा अल्कोहल परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज होता है और दीगर और भी बहुत सारी मेडिसिन में अल्कोहल यूज, लाइक कफ सिरप्स में भी अल्कोहल की कुछ ना कुछ मिकदार पाई जाती है। इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मींस नॉन ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक हैं और उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यानी वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नहीं है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबको हम स्टडी करेंगे तो वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें जो कंपाउंड्स इंक्लूड होते हैं उनमें शामिल है मेटल्स यानी लाइक सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। मेटल्स और उनके कंपाउंड्स को भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसी तरह हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या-क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चार एलिमेंट्स को हैलोजन कहा जाता है और इनके जो कंपाउंड्स होंगे उनको भी हम जब स्टडी करेंगे तो उनकी स्टडी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह, ये होती है नोबल गैसेस। इनकी स्टडी भी हम जब करेंगे तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सब की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड करती है और उनके कंपाउंड्स को भी इंक्लूड करती है सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो इसका स्कोप हर एक इंडस्ट्री के फील्ड में होगा। मतलब ग्लास इंडस्ट्री में भी, सीमेंट इंडस्ट्री में भी, सिरेमिक्स इंडस्ट्री में भी और मेटलर्जी में भी। अब ग्लास इंडस्ट्री में हमें पता है कि जो ग्लास है वो सिलिका से बनता है, यानी रेत से बनता है। तो रेत भी इनऑर्गेनिक है क्योंकि उसके अंदर ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होता है रेत, तो उसको यूज करके हम ग्लास बनाते हैं, तो उसमें भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल आता है। इसी तरह सीमेंट में भी हम जब सीमेंट को तैयार करते हैं तो हमें सैंड का यूज करना पड़ता है, तो वो सैंड यहाँ भी सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होती है, तो इसलिए इसको भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही इसको कहेंगे। इसी तरह सेरामिक्स क्या होती है? आपने चीनी के बर्तन देखे होंगे जो डेकोरेटिव आर्ट्स भी होते हैं, इस तरह के जो चीनी मिट्टी से बने होते हैं, ये से बने हुए हैं, तो उसमें भी सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। इसी तरह मेटलर्जी, क्योंकि मेटल्स को भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और उनकी कंपाउंड्स को भी। मेटलर्जी वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम मेटल्स प्रोसेस करते हैं और क्लीन मेटल्स बनाते हैं या उनके एलॉयज बना रहे हैं। तो क्योंकि मेटल्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं तो मेटलर्जी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही स्कोप होगा। केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। इसमें लफ्ज जो बायो है उसका मतलब है लाइफ, यानी बायोकेमिस्ट्री क्या होगी? स्टडी ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल्स या लाइफ केमिकल्स, यानी कि लाइफ के अंदर हमारी लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी कंपाउंड्स और केमिकल्स आते हैं उन सब की जब हम स्टडी करेंगे तो वो होगी बायोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मींस ये वही चीज है जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन इन मैटर। मतलब मैटर में कहीं पे भी अगर कोई रिएक्शन या उसकी स्ट्रक्चर या उसकी कंपोजिशन को हमने स्टडी करना था तो वो थी केमिस्ट्री। लेकिन जब हम वही सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ रहे हैं तो उसको हम कह देंगे कि ये बायोकेमिस्ट्री है, क्योंकि बायो मींस लाइफ एंड केमिस्ट्री मींस सिंपल केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री लाइफ की केमिस्ट्री है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री है। अब उसके बाद एप्लीकेशंस इसकी क्या होंगी बायोकेमिस्ट्री की? क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है तो इसकी सारी एप्लीकेशन जो होंगी वो लाइफ से रिलेटेड ही होंगी, लाइक मेडिसिन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। तो मेडिसिन में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? मतलब बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है और उसका फिर इलाज भी देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स और कंपाउंड्स के क्या इफेक्ट्स हैं वो हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए मेडिसिन में जो कंपाउंड हमने डालना है और उसका क्या इफेक्ट होगा और क्या इंपैक्ट होगा उसको हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में भी। अब उसके बाद है फूड साइंसेज, क्योंकि फूड जो हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लेनी चाहिए, तो इसको भी स्टडी करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री में कि हमें कौन सी फूड किस टाइम लेनी चाहिए और ज्यादा लेंगे तो क्या होगा और कम लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो ये सारा कुछ और सारे इंपैक्ट्स और इफेक्ट्स हम बायोकेमिस्ट्री में लेंगे क्योंकि हमारी फूड का कनेक्शन हमारी लाइफ से होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर जिसको ज़राअत कहते हैं, मतलब हमारी फसलों का जो एक फील्ड है उसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि उसके अंदर हमने प्लांट्स की ग्रोथ को स्टडी करना होता है, उसमें प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है उसको स्टडी करना होता है, तो उसके लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना पड़ता है, वो भी बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन आती है। अब बायोकेमिस्ट्री जो है किस चीज को कवर करती है? बायोकेमिस्ट्री की कवर करती है तमाम केमिकल रिएक्शंस को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना एंड मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, यानी इन सब कंपाउंड्स को तोड़ के एनर्जी हासिल करना, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के यानी चिकनाइयों के सिंथेसिस को भी स्टडी करते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म को भी स्टडी करते हैं कि किस तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये लाइफ के कंपाउंड्स हैं, इसलिए इनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और इनके सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म और डिफरेंट रिएक्शंस को भी बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। ब्रांचेस अभी केमिस्ट्री की और भी हैं, उनको स्टडी करेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।